आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं। इकोनॉमिक्स को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन तो हम लोग देख लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों को पढ़ना है कि इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करना है। इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक कंपनी के बारे में, एक मार्केट के बारे में स्टडी करना है। यानी छोटे यूनिट का अगर स्टडी करना है तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। माइक्रो का मतलब ही था स्मॉल वेरिएबल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स। जो माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं, अगर वो स्टडी करना है तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। और जो मैक्रो वेरिएबल्स होगा, अगर वो स्टडी करना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो वेरिएबल को स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो वेरिएबल को स्टडी करते हैं। कोई दिक्कत है? मैक्रो मतलब बड़े पैमाने पर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बिना माइक्रो पढ़े आप मैक्रो नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल स्टडी नहीं समझते हैं, एक एक इकाई के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, तो फिर आप एग्रीगेट होल इकोनॉमी का स्टडी आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए अगर पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना है, उसके लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कंबाइंड पूरे इकोनॉमी का स्टडी कर सकते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। तो हम लोग उसके वो डिस्कस कर चुके हैं, उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी देख चुके थे कि आर्थिक समस्याएं क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने के क्या कारण है, आर्थिक समस्या आने के क्या कारण है। तो हम लोग पढ़ चुके थे आर्थिक समस्या आने के कारण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इस देश में हर व्यक्ति को पूछेगा तो उसको पैसे की समस्या है, इकोनॉमी की समस्या है, उसके पास पैसे का दिक्कत है, वो गरीबी अपना दिखाएगा कि मेरे पास पैसे का दिक्कत है, हम गरीब आदमी। ये आखिर आया क्यों? क्यों उस व्यक्ति को गरीबी का एहसास हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि वो व्यक्ति अपने आप को लग रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है मेरे पास, पैसे की समस्या है मेरे पास। तो याद रखिएगा, इस दुनिया में एक ही चीज़ है जिसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो है कि लोगों का इनकम लिमिटेड है और डिज़ायर अनलिमिटेड है। इच्छाएं अनंत है और उसको पूरा करने का जो साधन है वो सीमित है। लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स, जिसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है। जिस दिन हम अपनी इच्छाओं को मार देंगे ना, हम गरीब नहीं रहेंगे। हमारे पास समस्या नहीं रहेगी, हमारे पास पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है डिज़ायर के कारण। लोगों का डिज़ायर ज़्यादा है, इच्छा ज़्यादा है, और उस इच्छा को पूरा करने का जो साधन है, मीन्स है, पैसा है, वो लिमिटेड है। और ये लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करेंगे, बस इसी सोच में डूबा हुआ व्यक्ति बोलता है कि हम गरीब हैं, मेरे पास पैसे का दिक्कत है। याद कीजिए, अगर आप अपनी इच्छाओं को मार देंगे, आप अपने डिज़ायर को मार देंगे, अपने आपको कोई इच्छा नहीं, किसी चीज़ का जरूरत नहीं, हमको मोटरसाइकिल खरीदना है, ना फ़ोन खरीदना है, ना घर बनाना है, कुछ नहीं इच्छा है, तो आप अपने आप को अमीर समझेंगे कि हमको सिर्फ खाना है, ज़िंदगी गुजारना है, बस। लेकिन लोग अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ा दी है, इतना इच्छा उनका बढ़ गया है, इतना डिज़ायर उनका बढ़ गया है कि ऑटोमेटिक वो क्या होते हैं, डिज़ायर ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाता है, वो आर्थिक समस्या के शिकार हो जाते हैं, और उनको लगता है मेरे पास पैसे की समस्या है। हर व्यक्ति को देखिए, जो पहले 10,000 नहीं कमाता था, वो 10,000 जब कमाने लगेगा तो 20,000 का सपना देखने लगेगा। जब 20,000 कमाने लगेगा तो 50,000 का सपना देखने लगेगा। मतलब जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा आ जाती है। तो डिज़ायर जो है अनलिमिटेड होने के कारण, और उसको पूरा करने का साधन तो हर व्यक्ति के पास लिमिटेड है, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस में अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करेंगे, ये आपको बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। हम लोग जब पढ़ते थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम उसी का सॉर्ट आउट होगा जो अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करेगा। अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से अगर पूरा करने में पॉसिबल हो गया, तो उसके यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। और जो अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा नहीं कर पा रहा है, उसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे। तो हम लोग उस यूनिट में पढ़ चुके थे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, एरिया क्या है, और फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। उसमें एक और डिस्कस कर चुके थे हम लोग, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि तीन तरह की इकोनॉमी पाई जाती है। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब जहाँ सब कुछ प्राइवेट होता है। सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है जब जहाँ सब कुछ सरकारी होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन के फैक्टर पर दोनों व्यक्ति का अधिकार होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड एनालिसिस। तो हम लोग पहले समझे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कंज्यूमर के बिहेवियर को नहीं जानेंगे, तब तक आप आगे स्टडी नहीं कर पाएंगे। आगे स्टडी करने के लिए आपको कंज्यूमर का बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी है।
कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंज्यूमर पहले है क्या, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या अंतर है। और हम इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के ऊपर फोकस करते हैं, कस्टमर के ऊपर नहीं। जब हम मार्केटिंग पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं, कंज्यूमर के ऊपर नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या सेम चीज़ है या अलग अलग है। तो याद रखिएगा, कस्टमर वो पर्सन होगा जो आपके सामान को खरीदेगा। अगर मेरे सामान को कोई खरीदता है तो मेरे लिए कस्टमर होगा, और जो उसको यूज़ करता है ना वो कंज्यूमर होगा। तो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कंज्यूमर की, क्योंकि यूज़ करने वाला ना बताएगा कि उस सामान को यूज़ करने से वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, उस सामान को यूज करने से उसको संतुष्टि मिली या नहीं मिली। ये कौन बताएगा, ये बताएगा कंज्यूमर जो उस सामान को यूज कर रहा है। कस्टमर तो खरीद लिया, कस्टमर खरीद लिया। तो जब खरीदने की बात आनी, मार्केटिंग की बात होती है, तो मार्केटिंग में डिस्कस करते हैं कस्टमर, हर जगह मार्केटिंग में यूज होगा कस्टमर। लेकिन जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में हर जगह वर्ड यूज होगा कंज्यूमर। जो आपके सामान को यूज़ करेगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करेंगे कि मेरे सामान को यूज़ करने के बाद, मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद उसका संतुष्टि स्तर क्या है, वो कितना सेटिस्फाई हुआ, कितना संतुष्ट हुआ, ये चेक करते हैं। उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करेंगे कि कितना संतुष्ट हुआ, क्या सेटिस्फाई हुआ वो। जब सेटिस्फेक्शन लेवल पता चल जाएगा कि मेरे सामान को यूज़ करके वो ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ है, इसका मतलब मेरे सामान में दम है, मेरे प्रोडक्ट में क्या है, दम है। यही चीज़ यहाँ पे देखना है कि कंज्यूमर कौन होता है, समझ में आया। ऐसा पर्सन जो मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, या तो गुड्स कंज्यूम कर रहा है या तो सर्विस कंज्यूम कर रहा है। दो तरह के कंज्यूमर होते हैं, गुड्स कंज्यूमर और सर्विस कंज्यूमर। गुड्स कंज्यूमर और सर्विस कंज्यूमर। गुड्स कंज्यूमर ऐसा कंज्यूमर होगा जो सामान को कंज्यूम करेगा, यानी गुड्स को कंज्यूम करेगा, गुड्स को यूज़ करेगा। और सर्विस कंज्यूमर ऐसा कंज्यूमर होगा जो सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। तो ये आपको देखना है कि कंज्यूमर दो तरह के, कंज्यूमर वह पर्सन जो प्रोडक्ट को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ये दो तरह के होंगे, गुड्स कंज्यूमर होंगे और सर्विस कंज्यूमर होंगे। पहला कौन सा कंज्यूमर है, गुड्स कंज्यूमर। दूसरा कौन सा कंज्यूमर है, सर्विस कंज्यूमर। अब हम लोग देखते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, बताइए कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो कंज्यूमर क्या बिहेव करता है, किस तरह का सोच रखता है कंज्यूमर। तो यहाँ लिखा है कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर किस तरह का बिहेव करता है। तो याद रखिएगा, कंज्यूमर का एक ही बिहेवियर है, वो चाहता है कि जितना पैसा हम दिए हैं ना उससे ज़्यादा का सेटिस्फेक्शन हमको मिले। कंज्यूमर का एक बिहेवियर है कि वो जितना पैसा एक्सपेंड करता है, जितना पैसा खर्च करता है, स्पेंड करता है, उससे ज़्यादा का सेटिस्फेक्शन लेवल वो चाहता है। कि अगर हम 5 रुपया खर्च किए तो हमको 5 रुपये से ज़्यादा का सेटिस्फेक्शन लेवल हो, मतलब जितना खर्च किए उससे ज़्यादा संतुष्टि मिले, ऐसा कंज्यूमर चाहता है। अच्छा, सप्लायर क्या चाहता होगा, वो चाहता है कि जितना हम पैसा उससे लिए हैं उससे कम उसको सेटिस्फेक्शन दे। तो कम सेटिस्फेक्शन देंगे तभी तो मार्जिन बचेगा। कंज्यूमर चाहता है ज़्यादा लें और सप्लायर चाहता है कम दें, इसी में जंग चलता रहता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो हमारे यहाँ कंज्यूमर ये बिहेव करता है कि जितना पैसा वो दिया है उससे मैक्सिमम यूटिलिटी लेना चाहेगा, मैक्सिमम उससे सेटिस्फेक्शन लेना चाहेगा। जो यहाँ लिखा हुआ 5 रुपये दिए हैं भैया तो 5 रुपये से ज़्यादा का सेटिस्फेक्शन ले, ऐसा कंज्यूमर बिहेव करता है मार्केट में। यहाँ लिखा भी है कि कंज्यूमर चाहता है कि जितना पैसा वो खर्च किया ना उससे ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले, जितना पैसा वो खर्च किया उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ये चाहता है। जब उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना तो कंज्यूमर खुश रहेगा। मेला में कहीं झूला भी झूलने जा रहा है ना, तो अगर 20 रुपये में 5 बार झूलाएगा तो एक बैठा रहेगा, एक बार और करो ना यार, 20 रुपये लिए एक बार और झूला दो। इसका मतलब क्या है, वो चाह रहा है कि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, वो चाह रहा है कि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, जितना हम पैसा दिए उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको मिले, ऐसा वो चाह रहा है। तो याद रखिएगा कि ये कंज्यूमर अगर चाहता है कि हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा का सेटिस्फेक्शन मिले हमको, ये है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेव कैसे करता है, आप कैसे बिहेव करते हैं मार्केट में, आप ये सोचते हैं कि पैसा अगर 20 रुपये दिए तो उससे ज़्यादा का सेटिस्फेक्शन मिले। दैट्स ऑल, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि कंज्यूमर मार्केट में बिहेव क्या कर रहा है, क्या बिहेवियर कर रहा है। अब देख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है, बिहेवियर तो हम समझ गए कंज्यूमर किस तरह का बिहेव करता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कंज्यूमर किस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो जाता है। कंज्यूमर किस पॉइंट पर क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्टि स्तर क्या है कंज्यूमर का। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 3 सिचुएशन मार्केट में आता है। पहला सिचुएशन P=MU, जितना कंज्यूमर प्राइस दे रहा है उतना ही उसको यूटिलिटी मिल रहा है। जितना कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है, मान लो 20 रुपया प्राइस पे किया, हमको 20 रुपये का यूटिलिटी मिला, तो इसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, CE लिख देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर यहाँ संतुष्टि स्तर पर है, संतुलन बिंदु पर है कि जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं हमको यूटिलिटी उतना ही मिल रहा है, जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं हमको यूटिलिटी उतना ही मिल रहा है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और दो सिचुएशन और आता है, कभी कभी आता है प्राइस ज़्यादा हो गया और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गया, मतलब कंज्यूमर पैसा ज़्यादा दिया लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन कम मिला। ऐसे में कंज्यूमर क्या होता है, यहाँ लॉस में चला जाता है। कंज्यूमर कहाँ चला जाता है, लॉस में चला जाता है। कि पैसा हम दिए बताइए आप 10 रुपये का समोसा खरीदे और खाने में मज़ा ही नहीं आया,
इसका मतलब जितना पैसा आप स्पेंड कर रहे हैं, जितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, जितना व्यय कर रहे हैं, आपको यूटिलिटी उससे कम का मिल रहा है। तो अगर जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उससे कम का अगर यूटिलिटी मिलता है, इसका मतलब कंज्यूमर यहाँ लॉस में चला गया। एक और सिचुएशन आएगा कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं यूटिलिटी उससे ज़्यादा का आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब कंज्यूमर कहाँ चला गया? प्रॉफिट में चला गया, जिसको सरप्लस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? प्रॉफिट नहीं बोला जाता है, सरप्लस बोला जाता है। तो सरप्लस में चला गया। अब सोचिए कि 3 सिचुएशन है, आप लोगों को क्या लगता है कौन सा होना चाहिए? पहला, दूसरा या तीसरा? बराबर होना चाहिए, जितना पैसा दे रहे हैं उतना ही मिले हमको, जितना पैसा दे रहे हैं उससे कम मिले हमको, और जितना पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा मिले हमको। तीनों में से कौन सा कंडीशन होना चाहिए? तो एक अच्छा सिचुएशन ये कहा जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये कहा जाता है जहाँ पे प्राइस जितना पे किए हैं उतना ही यूटिलिटी हमको मिलता है, तो ये ठीक स्तर है, संतुलन स्तर इसी को बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट इसी को बोलते हैं। इस जगह पे कंज्यूमर खुश रहता है कि हम जितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, जितना पैसा व्यय कर रहे हैं, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उतने ही रुपये के बराबर हमको यूटिलिटी क्या है मिल रहा है। तो ये ठीक सिचुएशन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब कंज्यूमर को लॉस होगा, कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, कह रहे इतना पैसा खर्च किया और उसके बराबर संतुष्टि नहीं मिला। 10 रुपये 20 रुपये हम कोई मिठाई अगर देता है और हम खाते हैं और अच्छा ही नहीं लगता है, तो फायदा क्या 20 रुपये खर्च करने से? तो यहाँ एक बार खर्च करेगा, उसके बाद वो नहीं खर्च करेगा, तो यहाँ कंज्यूमर क्या करेगा? भागेगा परचेज करने से, यहाँ छोड़ देगा कंज्यूमर कि हम इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। तो कंज्यूमर यहाँ क्या करेगा? साइड हो जाएगा इस प्रोडक्ट को खरीदने से। याद रखना इस चीज़ को कि कंज्यूमर साइड हो जाएगा इस प्रोडक्ट को खरीदने से, कंज्यूमर इसको खरीदना नहीं चाहेगा। उसके बाद ये सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ तो कंज्यूमर खरीदना चाहेगा क्योंकि कंज्यूमर फायदे में है, लेकिन सेलर सप्लायर जो है सामान बेचने वाला बेचना नहीं चाहेगा, सप्लायर जो है उसको बेचना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। पता है, ये प्राइस हम दे रहा है 10 रुपये और यूज कर रहा है उससे ज़्यादा यूटिलिटी कंज्यूमर को मिल रहा है। जो जितना पैसा वो दे रहा है उससे अगर ज़्यादा यूटिलिटी कंज्यूमर को मिलता है, तो यहाँ पे सप्लायर बेचना नहीं चाहेगा, यहाँ पे कंज्यूमर खरीदना नहीं चाहेगा। तो ये सिचुएशन भी मार्केट के लिए ठीक नहीं, क्योंकि कंज्यूमर खरीदना नहीं चाह रहा है तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे सप्लायर बेचना नहीं चाह रहा है तो सप्लाई क्रिएट नहीं होगा। अब डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है, सप्लाई क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये दोनों मार्केट सिचुएशन ठीक बात नहीं है। तो मार्केट का अच्छा सिचुएशन ये कहता है जहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में क्या होता है? बराबर हो जाएगा, वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है कि ये एमयू का मतलब क्या होता है? प्राइस तो सब जानते हैं, मूल्य। एमयू का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। किसी प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। आप कोई भी सामान खरीदते हैं ना, उससे सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता होगा, संतुष्टि लगता होगा, अच्छा लगता होगा। कपड़ा खरीदे पहने तो अच्छा लगा, टीवी खरीदे पहने तो अच्छा लगा। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में हम वही चीज़ खरीदते हैं जिससे यूटिलिटी हमको मिलता है। जिसका यूटिलिटी हमको नहीं मिलता है उसको हम उसके पीछे पैसा बर्बाद ही नहीं करते। ये पेन हम इसलिए खरीदे होंगे क्योंकि इससे हमको यूटिलिटी मिल रहा है, इसका यूज़ कर रहे हैं, इससे हमको सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। जिससे हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा हम उस पर चवन्नी खर्च नहीं करते। कोई इस दुनिया में व्यक्ति उस जगह पे पैसा खर्च नहीं करता है जहाँ से उसको यूटिलिटी नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति शराब पीने के ऊपर खर्च करता है, उसको यूटिलिटी मिल रहा है, मज़ा आ रहा है इसलिए पी रहा है। हम लोगों को नहीं मज़ा आ रहा है, हम नहीं खर्च कर सकते, हम चवन्नी नहीं खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपना पैसा खर्च करने के लिए कब तैयार हो जाता है? जब उस प्रोडक्ट से उसको क्या होता है? यूटिलिटी मिल जाता है, उपयोगिता मिल जाती है, सेटिस्फेक्शन लेवल मिल जाता है, संतुष्टि मिल जाती है। जब तक संतुष्टि नहीं मिलेगा वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा। और एक अच्छा सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन वो होगा जहाँ पे उसको उतना ही यूटिलिटी मिलेगा, उतना ही संतुष्टि मिलेगा जितना वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। यानी जितना पैसा वो खर्च करना चाहता है उतना ही यूटिलिटी अगर उसके पास मिलता है तो ये कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस, मतलब सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर है। दैट मीन्स ये सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। इसी सिचुएशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो मार्केट में 3 सिचुएशन, पहला कि जहां प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएगा, इसी सिचुएशन को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। पूछेगा कि सी क्या होता है, तो सी होता है प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी आपस में क्या होता है? बराबर हो जाता है। दूसरा, अगर प्राइस ज़्यादा हो और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो तो ये लॉस सिचुएशन होता है, ये मार्केट में ठीक नहीं है, ये ठीक होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे प्राइस कम है और मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, ये भी मार्केट में सिचुएशन ठीक नहीं। यहाँ कंज्यूमर सरप्लस में चला जा रहा है लेकिन सप्लायर लॉस में जा रहा है। यहाँ सप्लायर प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस सरप्लस में जा रहा है, लेकिन कंज्यूमर लॉस में जा रहा है। तो यहाँ कंज्यूमर खरीदना नहीं चाहेगा, यहाँ सप्लायर बेचना नहीं चाहेगा। इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में जाता है, किस जगह पर संतुलन में जाता है, तो याद रखिएगा P = MU। कंज्यूमर का
इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पी और एम यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जहाँ पी और एम यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है, उसी पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट में जाता है, कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। यानी एक कंज्यूमर उस बिंदु पर संतुष्ट होता है जहाँ पे वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में जाता है, संतुष्टि स्तर पे जाता है। कहीं कोई दिक्कत है तो चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे। अब ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन बाय हिज इनकम एंड द मार्केट प्राइसेस। बोलता है कि जो उसका इनकम है या मार्केट प्राइसेस है उसको पे करता है और उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करता है, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पी इक्वल टू क्या होता है, एम यू होता है। जहाँ पी इक्वल टू क्या है, एम यू। अब हम लोग पढ़ते हैं यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, यूटिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि स्तर, इसी को हम सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। संतुष्टि स्तर, सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, एक कंज्यूमर, ध्यान दीजिएगा, एक कंज्यूमर अगर कुछ पैसा खर्च करके और कुछ सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है, कुछ पैसा हम खर्च किए उसके बदले में कुछ सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं, तो अगर हम पैसा खर्च करके सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं तो उसके बदले में, ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई पैसा खर्च करते हैं किसी सामान के ऊपर और वहाँ से हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ये सेटिस्फेक्शन हमारा क्या कहलाता है, यूटिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, यूटिलिटी। यूटिलिटी दैट मीन्स सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है ये बताता है हमें यूटिलिटी। यूटिलिटी को आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट में कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने की जो क्षमता होती है, यानी ये प्रोडक्ट है ना, हमारी आवश्यकता है कि हमको लिखना इस बोर्ड के ऊपर, हाथ से लिखने में दिक्कत होता है, बार बार हाथ रगड़ाता है, तो हम चाहते हैं कि हमको ऐसा चीज़ मिले जिससे हम बोर्ड पे लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये पेन हमको मिला, मेरे यूटिलिटी, मेरा उपयोग जो है ना उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मेरा जो नीड था ना, ज़रूरत था, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन्स ये मेरे लिए यूटिलिटी रखता है, इसलिए हम इसको खरीदते हैं। इस दुनिया में एक व्यक्ति उसी सामान को खरीदता है जो उसके लिए यूटिलिटी रखता है, यानी जिसका उपयोग उसके जीवन में है। जब तक आपको उसका यूटिलिटी महसूस नहीं होगा तब तक आप उसको परचेज नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम वो सामान खरीदते हैं जिसका यूटिलिटी मेरे लिए होता है। यूटिलिटी दैट मीन्स यूजफुलनेस, आप यूज कर सकते हैं उस सामान को कि नहीं। आप पेन क्यों खरीदते हैं, एक स्टूडेंट पेन खरीदता है क्योंकि पेन उसके लिए यूटिलिटी रखता है, लेकिन एक मजदूर पेन नहीं खरीदता क्योंकि पेन मजदूर के लिए कोई यूटिलिटी नहीं रखता है। तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसलिए पेमेंट करता है, इसलिए परचेस करता है क्योंकि वो प्रोडक्ट जिसके लिए आप परचेस कर रहे हैं वो यूटिलिटी रखता है। अब आप डिजिटल बोर्ड नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपके लिए डिजिटल बोर्ड का कोई यूटिलिटी नहीं। मैं डिजिटल बोर्ड खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए डिजिटल बोर्ड का यूटिलिटी है। मैं कैमरा खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए कैमरा का यूटिलिटी है। आप कैमरा नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपके लिए कैमरे का यूटिलिटी नहीं है। अगर जिस दिन आपको भी यूटिलिटी मिल गया कैमरे का, आप भी खरीदेंगे। तो याद रखना है कि डिमांड क्रिएट होने का सबसे बेसिक पॉइंट है यूटिलिटी। पहले लोगों को बताइए कि उसका ज़रूरत क्या है। सोचिए जब मोबाइल फ़ोन आया था स्टार्टिंग में, तो क्या लगता है इसी तरह धड़ल्ले से बिक रहा था, बहुत कम बिकता था। इसका क्या रीज़न होगा, इसका रीज़न ये होगा कि लोगों को उसका यूज़ नहीं पता था, लोगों को उसका उपयोग नहीं पता था। आज लोगों को उपयोग पता चल गया, यूज़ पता चल गया, उनको पता चल गया कि मोबाइल फ़ोन से हम क्या कर सकते हैं। तो जब उनको ये पता है कि मोबाइल फ़ोन से हम क्या कर सकते हैं, तो अब कंपनी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप खरीदो, डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, हम जो बोल रहे रिपीट कीजिएगा, डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट होता है क्योंकि कंपनी ने क्या किया, यूटिलिटी बता दिया, यूजेज बता दिया कि इस प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, आप इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो याद रखना इस चीज़ को, यूटिलिटी क्रिएशन जब तक नहीं होगा तब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगा। यानी उपयोगिता जब तक सृजित नहीं होगी, उपयोगिता जब तक क्रिएट नहीं होगी, जब तक उपयोगिता लाई नहीं जाएगी मार्केट में, तब तक डिमांड क्रिएट नहीं होता है। तो डिमांड क्रिएशन के पहले, डिमांड क्रिएशन से पहले यूटिलिटी क्रिएशन जरूरी है। आपको जिस दिन मैं ये समझाने में सफल हो गया ना कि ये मोबाइल फ़ोन आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, उस दिन आप मोबाइल फ़ोन का डिमांड करेंगे। और आप जब तक नहीं समझेंगे कि मोबाइल फ़ोन आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, आप मोबाइल फ़ोन का डिमांड नहीं करेंगे। ये बात आपको समझना। हम लोग भी डिजिटल बोर्ड तब तक नहीं खरीदे थे जब तक समझ नहीं आया था कि डिजिटल बोर्ड मेरे टीचिंग स्टाइल को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, मेरे टीचिंग स्किल को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। मेरे पास बच्चों की संख्या बढ़ सकती है, मेरे पास पढ़ने वाले कैंडिडेट की संख्या बढ़ सकती है, मेरे एरिया बढ़ सकता है, मेरा टीचिंग एरिया बढ़ सकता है और हमारा बिजनेस एरिया बढ़ सकता है। ये जब तक हमको समझ नहीं आया तब तक हम डिजिटल बोर्ड नहीं लिए। जिस दिन हमको लगा कि नहीं नहीं ये तो ज़्यादा अच्छा है, हम अपने स्किल को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उस जगह तक पहुंचा सकते हैं जहां शायद जहां के लोग हजारीबाग आके नहीं पढ़ पाएंगे, वहां तक हम अपने नॉलेज को, अपने नॉलेज प्रोसेस को पहुंचा सकते हैं। वैसे में हमको ये नीड लगा कि हमको चाहिए
और हम धीरे धीरे इसको खरीदे। इसका मतलब है कि डिमांड हम तब करने गए जब यूटिलिटी इसका मेरे लिए क्रिएट हुआ। तो जिस दिन आपको किसी चीज़ का यूज़ नज़र आएगा आप उस दिन उसको खरीदेंगे, जब आपको यूज़ नहीं नज़र आएगा तो आप उसको नहीं खरीदेंगे। एक गरीब आदमी जिसके पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं, वो टीवी और फ्रिज नहीं खरीदता, उसको उसका यूज़ नहीं, लेकिन जिस दिन उसके पास पैसा आ गया, जिस दिन उसको लगा कि नहीं अब अपने को खरीदना है, वो जाके खरीद लेगा। इसका मतलब डिमांड क्रिएट होने के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, यूटिलिटी क्रिएशन है। उपयोगिता तय कीजिए कि कौन किसके लिए यूटिलिटी रखता है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट में कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने की जो क्षमता होती है, हमारी आवश्यकता है। अगर मेरी आवश्यकता को कोई पूरा कर देगा हम उस सामान को खरीदेंगे। अब मेरी आवश्यकता थी कि हमको एक माइक में, एक हमारे पास रिसीवर, उससे 2 माइक चलाना है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है तो खरीदेंगे उसको। हमारी नीड है कि हमको डिजिटल बोर्ड पे भी चलाना है और अपने स्क्रीन दूसरे स्क्रीन पे भी चलाना है। 2-3 रूम है और तीनों रूम में बच्चे बैठे और तीनों स्क्रीन पे सेम चीज़ चलाना है। हमको नीड है, कैसे चलाएं? तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट लेके कोई कंपनी आती है कि देखिए इस इंस्ट्रूमेंट को लगाइएगा तो तीनों में चलेगा, हमारा इच्छा है, हमारी इच्छा को पूरा किया जा रहा है इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, तो हम इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे। और अगर ये इंस्ट्रूमेंट मेरी इच्छा को नहीं पूरा करेगा, बोले नहीं संभव नहीं है, एक ही बोर्ड चल सकता है, तो हम नहीं खरीदेंगे। तो याद रखना है कि डिमांड क्रिएट होने से पहले यूटिलिटी का क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। और यूटिलिटी का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट में कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने की जो क्षमता होती है, यानी उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता किसी उत्पाद में होती है, इसी हम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, उपयोगिता के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पूरा मैं आपको एक्सप्लेन बहुत ज़बरदस्त कर दूंगा, बाकी ये नोट्स आपके पास है, आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब करोगे, पढ़ोगे, बहुत ज़बरदस्त होगा, कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मेरा ये एकदम साफ साफ थिंकिंग प्रोसेस है कि बच्चे अगर वर्ड को समझ गए, मीनिंग समझ गए, तो आगे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और बहुत अच्छे से आज तक तो हम यही पढ़ा रहे हैं और सब लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आपको भी उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। तो लिखा है यूटिलिटी का अर्थ किसी वस्तु के उपभोग या प्रयोग से, यानी किसी चीज़ को यूज करते हैं तो प्रयोग से मिलने वाले संतोष से है। सोचिए यूटिलिटी, अब भूखा व्यक्ति है उसको खाना दीजिए, क्या संतुष्टि मिलता है? वाह, बोलता है ना। अब बहुत प्यासा व्यक्ति है उसको ठंडा पानी एक गिलास ठंडा पानी दिए और मिठाई खाने दिए, आनंद की अनुभूति, वाह। उसके लिए अगर 20 रुपये उससे मांग लेंगे तो दे देगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन उसको मिला है। कैसे शराबी व्यक्ति शराब पीने के लिए 500 रुपये दे देता है, क्योंकि उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए वो दे रहा है। हम लोग को 5 रुपये निकालने बोलेगा तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अब जिस दिन हो सकता है हम भी अगर उसके एडिक्ट हो जाएं, हम भी शराबी बन जाएं, तो ऐसे केस में हो सकता है कि हमको भी मजा आएगा तो पैसा दे देंगे। लेकिन यही चीज़ आपको सोचना है कि जिस दिन आपको किसी प्रोडक्ट का यूटिलिटी समझ में आ गया ना, उसका उपयोग हमको समझ में आ गया, उससे संतुष्टि मिलने लगा, उससे मज़ा आने लगा, आप पैसा दे देंगे। अब आप सब स्टूडेंट, बहुत सारे लोग और भी स्टूडेंट होंगे जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अगर मेरे क्लास में मज़ा आ रहा है, आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो आप आराम से ऑटोमेटिक मेरे कोर्स को परचेज कर लेंगे। और जिनको मेरे से यूटिलिटी नहीं मिल रहा है, जिनको मेरे से संतुष्टि नहीं मिल रहा है, जिनको मेरे टीचिंग स्टाइल से टीचिंग स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, उनको वीडियो देख के सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है कि ना मज़ा नहीं आया, तो वो मेरे कोर्स को नहीं परचेज करेंगे। सिंपल सा बात है कि कोर्स परचेज तभी होगा, डिमांड मार्केट में तभी होगा, जब आप सामने वाले को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी रखते हो। जब आपके अंदर वो कैपेसिटी हो कि आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तभी मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा। तो डिमांड क्रिएट होने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो थीम है वो है यूटिलिटी। और यूटिलिटी यूटिल से बनता है, यूटिलिटी यूटिल से बनता है कि यूटिल कैपेसिटी है आपके प्रोडक्ट में कि नहीं, कि सामने वाले को आप संतुष्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब सामने वाले को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आप मार्केट में यूटिलिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और जब यूटिलिटी क्रिएट नहीं होगा तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा। यूटिलिटी अगर क्रिएट नहीं होगा तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को। तो यूटिलिटी का मतलब है किसी प्रोडक्ट में कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने की जो क्षमता होती है, उसे मैं यूटिलिटी कहता हूँ। और यूटिलिटी का डेफिनेशन दिया हुआ यहाँ पे, आप बोल सकते हैं, यहाँ देखिए लिखा है, द सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। बोलता है कि उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपयोग से मिलने वाली संतुष्टि से। कोई चीज़ को आप यूज़ करते हैं, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को यूटिलिटी कहते हैं। अभी तक तो मैं यही समझा रहा था, तो जितने डेफिनेशन है मैं आप समझा चुका हूँ, आप आराम से डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। यूटिलिटी का फीचर्स क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यूटिलिटी? ध्यान दीजिए, यूटिलिटी इज ए रिलेटिव वर्ड। यूटिलिटी क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। यूटिल से यूटिलिटी बनता है। अच्छा, यूटिलिटी जो संतुष्टि होता है, सेटिस्फेक्शन जो मिलता है हम लोगों को, आनंद की जो प्राप्ति होती है, यार मज़ा आ गया, तो ये जो मज़ा आने वाला चीज़ है उसको दिखा सकते हैं क्या? कोई पूछेगा ठंडा गिलास का पानी, एक गिलास ठंडा पानी पिलाए, प्यासा व्यक्ति था, बोला यार मज़ा आ गया पानी पी के, बोला कितना और किधर आया दिखाओ।
तो याद रखिएगा, यूटिलिटी फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, उसको दिखाया नहीं जाता है। अरे मज़ा आया, अंदर अच्छा लगा ना, उसको कैसे दिखा सकते हैं? तो यूटिलिटी कभी भी दिखाया नहीं जा सकता। तो बोलता है यूटिलिटी हैज़ नो फिजिकल फॉर्म, उसका कोई फिजिकल फॉर्म, कोई भौतिक रूप है ही नहीं जो दिखा दे भैया कितना मज़ा आया। अरे मज़ा आया तो मेरे अंदर लगा ना, हम सामने वालों को कैसे बता दें? तो पहला है कि ये रिलेटिव वर्ड है, दूसरा इसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, अंदर से इंटरनल फीलिंग से ये अंदर वाला फीलिंग से मज़ा आ गया। इट इज़ नॉट कंसर्न विद यूजफुलनेस और वेलनेस, बोलता है उपयोगिता का संबंध फलदायिता से और लाभदायकता से नहीं होता। उपयोगिता का मतलब लाभदायकता नहीं, उपयोगिता का मतलब सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। लाभ अलग चीज़ है, लाभ अलग चीज़ है। लाभ तब होता है जब हम ज़्यादा कमा लेते हैं, मतलब 20 रुपया खर्चा किए है ना, कि आजकल समय में देखिए तो समोसा खाने जाता है लोग, तो 2 समोसा खाया, 20 रुपये का, 10-10 रुपये का 2 समोसा, 4 बार चटनी मांगेगा कि चटनी 4 बार लेगा, और सब्जी 4 बार ले रहा है, तो भैया समोसा दो 20 रुपये का, और चटनी 4 बार लेंगे, पैसा वसूल कर रहे हैं कि चलो मज़ा आने दो, खाने दो। वो चटनी ज़्यादा खा रहा है, समोसा कम खा रहा है, उसको पेट भरना है, तो सोचता है 20 रुपया खर्च किए, 30 रुपये के बराबर यूटिलिटी लेंगे, तब वो सरप्लस में जाएगा, तब वो लाभदायकता होगा। जबकि यूटिलिटी ये नहीं, यूटिलिटी का मतलब है यूटिल पावर, एक व्यक्ति को, एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की क्षमता। उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब जो यूटिलिटी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी आवश्यकता है कितनी तेज, यानी अगर बहुत ज़रूरी है, हमको बहुत भूख लगा हुआ है, बहुत भूखे हैं, उसके बाद अगर कोई मिठाई खिलाए ना तो उपयोगिता ज़्यादा आता है। वही रसगुल्ला एक भूखे आदमी को खिलाओगे उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, और एक खाना खा के अभी घर से आया उसको खिला दो तो बहुत कम मज़ा आएगा। इसका मतलब यूटिलिटी इस पर डिपेंड करता है कि आपका नीड कितना है, आपकी आवश्यकता कितनी है। अगर आवश्यकता बहुत तेज़ है, एकदम चाहिए ही चाहिए, तब अगर आपको मिले तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है, और अगर आपको आवश्यकता नहीं है और मिल जाए तो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं होता है। यानी आप संतुष्ट तब होते हैं जब ये डिपेंड करता है कि आपको उस चीज़ की उपयोगिता कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा है और अचानक कुछ मिल जाए तो आदमी उछल जाता है, अगर ये मिल गए रिसीव कर लिए। लेकिन अगर आपको उतना यूज़ नहीं है और कुछ मिल जाता है तो आदमी हल्के में इग्नोर मारता है, अच्छा ठीक है मिल गया तो अच्छी बात है। ये बात ध्यान देना है। आगे क्या लिखा है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल कंजम्पशन, ये एक्चुअल कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, क्योंकि संतुष्टि कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता। एक भी खाएंगे हमको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, तो कंजम्पशन के ऊपर नहीं। बोलता है इट इंडिकेट्स कंज्यूमर टू बाई कमोडिटी। जी, जैसे यूटिलिटी क्रिएट होगा इससे आपको समझ में आएगा ये कंज्यूमर मेरा सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। यानी उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति बढ़ाती है। आप मेरे अगर वीडियो देख के खुश है ना तो ऑटोमेटिक देखिएगा मेरा कोर्स बिक जाएगा, मैं कंफर्म हूँ। ये चीज़ आपको सोचना है कि जैसे ही यूटिलिटी क्रिएट होगा सामने वाले के मन में कि नहीं नहीं हमको यहाँ पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, तो वो ऑटोमेटिक डिमांड क्रिएट होगा। तो हम ये श्योर रहते हैं कि अगर यूटिलिटी हम सामने वाले में क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए बेनिफिट है, यहाँ से बेनिफिशरी होगा हमारे लिए पढ़ना, और ये हमको बेनिफिट होगा यहाँ से अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारे कोर्सेज बहुत अच्छे से कंप्लीट होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट होंगे, और इकोनॉमिक्स में कमांड हमारा हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा डिमांड बढ़ेगा। आगे क्या है, उपयोगिता त्याग के बिना संभव नहीं। आप बताइए, यूटिलिटी जब हमको मिलता है तो उसके बदले में सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। आप बताइए, आपको मज़ा आ रहा है तो फ्री में तो मज़ा नहीं आएगा ना, कुछ देना पड़ेगा ना। यही बात आपको समझना है। समोसा खाने गए भैया तो यूटिलिटी है, मज़ा आ रहा है, लेकिन सामने वाले को तो कुछ देना पड़ेगा ना, फ्री में तो कोई खिलाता नहीं है। क्योंकि फ्री वाले में तो यूटिलिटी ऐसे भी नहीं आता, प्रसाद मिलता है क्या होता है, मज़ा आता है प्रसाद खा के, नहीं, हल्के में लिया खा लिया, ठीक है। और वही मिठाई दुकान में, तो याद रखिएगा यूटिलिटी में सेक्रीफाइस चाहिए, उसके बदले में पेमेंट करना होगा। अगर आप उसके बदले में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, अब शादी में किसी के यहाँ खाने जाते हैं पार्टी में, अब देखिएगा उस वहाँ अगर छोला लिया, चाट लिया ना, तो चाट में 2-4 चम्मच खाया, फेंक दिया, अरे हटाओ मज़ा नहीं आया, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है। और वही आदमी जब पैसा दे के 20 रुपये में ठेला पर खाएगा ना किनारे रोड के, तो एक मटर भी बचेगा ना तो कोशिश करेगा उसको भी उठा के ले ले, एक मटर तक नहीं छोड़ेगा। अगर मसाला भी कहीं लगा था तो चिपका लेगा उसको भी कि भाई खा लेते हैं मसाला, क्यों? क्योंकि उसमें पैसा लगा हुआ है। तो यूटिलिटी तब आएगा, मज़ा तब आता है जब आपका क्या लगता है, पैसा लगता है। जहाँ पैसा नहीं लगता वहाँ यूटिलिटी नहीं होता, फ्री में यूटिलिटी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखना इस चीज़ को कि यूटिलिटी बिना सेक्रीफाइस का पॉसिबल नहीं है। पैसा लगेगा तो यूटिलिटी ज़्यादा आएगा, पैसा नहीं लगेगा तो यूटिलिटी कम आएगा। अब दूसरे के यहाँ एसी में बैठे हैं, कोई मज़ा नहीं आएगा। अपने यहाँ पैसा लगा के और एसी खरीद के पहला दिन बैठिए, ये सुकून का नींद आएगा कि आप सोच नहीं सकते। कोई दिक्कत है? दूसरे दोस्त के यहाँ कुछ खिला दिया, वो अपने यहाँ से लो भाई खाओ, कोई मज़ा नहीं है, पैसा नहीं लगा ना। लेकिन जब पैसा लगेगा और तब आप कहीं वही चीज़ खाएंगे तो मज़ा उसका लगाएगा। तो बोलता है यूटिलिटी सेक्रीफाइस से ही पॉसिबल है, विदाउट सेक्रीफाइस यूटिलिटी नहीं। इसलिए फ्री के वीडियो देखने से यूटिलिटी नहीं मिलेगा, उसके लिए कोर्स परचेज करना पड़ेगा। चलिए, मजाक अपने जगह पे है, मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, क्या यूटिलिटी को मापा जा सकता है? आप कितने खुश हैं मेरे वीडियो को देख के, कितना खुश हैं मेरे से पढ़ के, या कितना खुश है, कितना सेटिस्फाई है किसी मिठाई को खा के, ये क्या मेजर किया जा सकता है? कैसे मेजर किया जा सकता है? तो इसमें दो पार्ट में पूरा इकोनॉमिक्स के विद्वान जो है ना दो पार्ट में बट गए। कुछ लोग बोलता है किया जा सकता है और कुछ लोग बोलता है नहीं किया जा सकता। तो इकोनॉमिक्स के विद्वान इस टॉपिक में दो पार्ट में बट गए। कुछ लोग बोलते हैं किया जा सकता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं किया जा सकता है। अब कुछ लोग बोलते हैं यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं उनका कॉन्सेप्ट कहता है कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। जो विद्वान कहते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मापा जा सकता है, वो अपने कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं? कार्डिनल अप्रोच। और कुछ लोग ये कहते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता, सेटिस्फैक्शन को कोई माप नहीं सकता। उन लोगों की अप्रोच को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच, याद रखिएगा। और जो बोलते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, उनको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में आप पढ़े होंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। कोई दिक्कत है? तो ये पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच। इसको देने वाले में सबसे बड़े विद्वान का नाम क्या है? मार्शल। वह नीचे मिलेगा, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है। मार्शल जो सबसे बड़े विद्वान थे, जो कार्डिनल अप्रोच के सपोर्टर थे कि नहीं नहीं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मापा जा सकता है। तो जो विद्वान ये मानते हैं कि यूटिलिटी को मापा जा सकता है, वो कार्डिनल अप्रोच के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है मार्शल का। प्रोफेसर मार्शल ने सबसे पहले इसको सपोर्ट किया कि कार्डिनल यूटिलिटी हम माप सकते हैं उसको। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि और यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, आप कभी माप नहीं सकते हैं। तो दोनों का कहना ठीक है, क्योंकि संतुष्टि हमको कितना मजा है, कैसे मापेंगे बताइए? तो कुछ विद्वान बोलते हैं कि हम मापेंगे नहीं, लेकिन एक तरीका डेवलप करेंगे जिसके जरिए हम उसको इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं। तो जो ये वाले लोग हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। बोलता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, हम पैसे के रूप में यूटिलिटी को माप सकते हैं, तभी ना हम देते हैं। सोचिए अगर किसी चीज़ को, किसी मिठाई को खाने से हमको 20 के बराबर यूटिलिटी मिलेगा और दुकानदार उसको 30 रुपये में बेचेगा, हम नहीं खरीदते हैं। हम वही सामान खरीदते हैं, जितना हम पैसा दे रहे हैं उतने बराबर उससे यूटिलिटी मिलना चाहिए। अगर उससे यूटिलिटी कम मिल रहा है, पैसा मेरे ज़्यादा ले रहा है, तो हम बोल देते हैं महंगा है, नहीं खरीदेंगे भैया, महंगा लग रहा है ये। इसका मतलब यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, इनका कहना ये। दूसरा है मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। दो तरह से मेजर कर सकते हैं, मनी में और यूनिट्स में। मेजरमेंट करने का, यहाँ मेजर करना है तो कार्डिनल, और मेजर नहीं करना है तो ऑर्डिनल। मेजर करना है तो कार्डिनल, मेजर नहीं करना है तो ऑर्डिनल। दो तरह का यूटिलिटी हम लोग देखेंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है। इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है इनडिफरेंस कर्व। इसके अंदर पढ़ते हैं आईसी कर्व, इनडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र हम लोग बोलते हैं। तटस्थता वक्र का मतलब होता है इनडिफरेंस कर्व, तटस्थ हो जाना। तटस्थ का मतलब क्या होता है? स्थिर हो जाना, फिक्स हो जाना। तो यहाँ पे हम लोग इंडिफरेंस कर पढ़ना है, यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। यानी इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके टॉपिक में पढ़ेंगे जहाँ यूटिलिटी को मापा जा सकता है और यूटिलिटी को नहीं मापा जा सकता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनडिफरेंस कर्व। और ये जब दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो ये यूटिलिटी एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।